Subscribe and share our channel to support us and keep watching for amazing stories. लक्ष्य अदिति से दूर हो गया था और दोनों ही खुद को नॉर्मल कर रहे थे। जब दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली तो दोनों ही इधर उधर देखने लगे। अदिति हिम्मत करके लक्ष्य से कहती, लक्ष्य जी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे कपड़े कहाँ रखे? जिस पर लक्ष्य कहता है वो उधर है और अपने उंगली बाएं और पॉइंट करता है तो अदिति जल्दी से उधर चली जाती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी। लक्ष्य को भी खुद की हरकतों पर शर्म आ रही थी। वो खुद को ही डांट लगा रहा था। शुरू में तो उसे लगा कि वो खुद को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अदिति को देखकर खुद को रुक नहीं पाया। लक्ष्य अपने बाल नोच रहा था। लक्ष्य हो क्या गया है तुझे? पहले तो तुझे उसे देख कभी कोई फीलिंग नहीं जागी, लेकिन अब क्या हुआ है तुझे? क्यों अब तू उसे देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा है? लक्ष्य रुक ले खुद को वरना अंजाम तो तू भी जानता है। रोक ले खुद को, रुक ले शीट यार। लक्ष्य फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है और जल्दी से अपने लिए दूसरी शर्ट को निकलकर पहन लेता है और नीचे चला जाता है। और सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसे अपना बेटा दिखाई देता है जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी मां का वेट कर रहा था। लक्ष्य को नीचे आते देख आदि जल्दी से उसकी ओर दौड़ते हुए जाता है और उसके पैर को गले लगा लेता है और कहता है डैड डैड। लक्ष्य अपने बेटे को जल्दी से अपनी गोद में ले लेता है और कहता है क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत खुश लग रहा है। जिस पर आदि कहता है हाँ डैड, क्योंकि आज आदि बहुत खुश है। लक्ष्य आदि नोच को पिंच करते हुए कहता है अच्छा ऐसी भी कौन सी बात है, जरा हमें भी बताओ। आदि खुशी लक्ष्य को बताता है क्योंकि आज मम्मा हमारे साथ खाना खाने वाली है। आदि अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजाते हुए कहता है इसलिए आदि आज बहुत खुश है। आदि को खुश देखकर लक्ष्य भी खुश हो जाता है क्योंकि आजकल उसका बेटा खुश जो रहने लगा था, इसलिए लक्ष्य भी उसको खुश देखकर वो भी बहुत खुश था। दार मम्मा कहा है अदिति के बारे में सोचकर लक्ष्य के कान गर्म हो गए थे क्योंकि अदिति के बारे में सोचते ही उसे वो सीन याद आ गया जब वो उसे किस कर रहा था। लक्ष्य अपने आप को शांत करते हुए कहता है बेटा मम्मा तैयार हो रही है, वो जल्दी आ जाएंगी। ऊपर अदिति के रूम में आदिति अपने सामने इतने सारे कपड़ों को देख हैरान थी। कुछ समय तक उसे समझ ही नहीं आया कि उसे क्या पहनना चाहिए। उसके कबर्ड में कई तरह के कपड़े थे, वेटन कपड़े, जॉर्जेट, शिफॉन और कई तरह के कपड़े थे जो कि काफी सुंदर सुंदर थे। अदिति उनमें से अपने लिए साड़ी चूज करती है जो कि ब्लू कलर साड़ी पहनती है जो कि उस पर काफी जच रही थी। आदिति मिरर के सामने खड़ी थी और तैयार हो रही थी। उसने आंखों पर काजल लगाया और होठों पर पिंक बेबी लिपस्टिक। उसके बाल आधे सूख चुके थे और आधे गीले थे। उसने तौलिए से अपने बालों को सुखाया क्योंकि उसे हेयर ड्रायर यूज करना नहीं आता था। उसने अपने बालों को कंघी कर खुला छोड़ दिया। बनी ने डीप नेक वाला ब्लाउज पहना जिससे उसका फिगर काफी अच्छा लग रहा था। उसकी साड़ी सिंपल थी फिर भी उस पर काफी जच रही थी। अब बनी पूरी तरह तैयार थी। डैड मम्मा कब आएंगे? लक्ष्य आदि से कहता है वो आ रही होंगी बेटा, आप चाहो तो शुरू कर सकते हैं। नो डैड, जब तक मम्मा नहीं आती मैं नहीं खाऊंगा। तभी आदि कहता है वाओ डैड उधर देखिए। तो आदि की चमकती आंखों को देख लक्ष्य उसकी आंखों का करता है तो देखता है अदिति सीढ़ियों से आ रही थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सच में अदिति बहुत ही सुंदर लग रही। लक्ष्य के मुंह से अनायास ही निकल गया शी इज सो ब्यूटीफुल। लक्ष्य और आदि के पास खड़े सर्वेंट पहले तो अदिति को देख हैरान थे क्योंकि अदिति ने आज साड़ी पहनी थी और खास बात तो ये कि वो तैयार होकर आ रही थी, वरना इतने दिनों तक तो किसी ने उसके बाल को सही से बने हुए ही नहीं देखा था। जैसे मेल सर्वेंट तो उसे बस देखते ही रह गए क्योंकि अदिति लगी प्यारी रही थी कि कोई भी उसे एक बार देखता तो बस देखता ही रह जाता। सभी सर्वेंट का अदिति को देख दिमाग चकरा ही गया था। उस पे लक्ष्य के मुंह से अदिति की तारीफ सुन वो तो सदमे में ही चले गए थे। अपने बॉस का अपनी वाइफ की तारीफ करना नॉर्मल था, लेकिन लक्ष्य और अदिति का रिश्ता नॉर्मल नहीं था। सालों में ये पहली बार था जब उन्होंने अपने बॉस के मुंह से अदिति के लिए तारीफ सुनी थी। सीढ़ियों से आ रही अदिति को उनकी मन की बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन फिलहाल तो वो अपने लिए कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन बस वो अच्छा व्यवहार ही कर सकती थी। अदिति सीढ़ियों से उतरकर सीधे आदि के बगल में बैठ गई। आज तो सभी के लिए शॉकिंग डे था। सब बस आंख फाड़े बस अदिति को ही देख रहे थे। जब लक्ष्य को यह एहसास हुआ कि मेल सर्वेंट अदिति को कुछ ज्यादा ही घूर रहे हैं तो उसने सब पर अपनी नजर ऐसी गड़ाई कि सब डर के मारे नीचे देखने लगे। मेल सर्वेंट के साथ साथ फीमेल सर्वेंट भी डर गई थी। आदि बेटा आपने अभी नाश्ता नहीं किया? जिस पर आदि कहता है मोम मैं आपका वेट कर रहा था मेरा प्यारा बेटा, अगर आपको ज्यादा भूख लगी हो ना तो आप जल्दी ही खा लेना, ओके वेट मत करना ठीक है। आदि कुछ कहता उससे पहले ही किसी औरत की आवाज सुनाई दी। आदिति मेरी बेटी कहाँ हो तुम? देखो तो कौन आया है तुमसे मिलने, क्योंकि ये डॉक्टर पहले भी यहाँ आ चुके थे आदि के इलाज के लिए और कारण आदिति ही थी। वे सभी हैरान होकर उसे घूर रहे थे। तभी उन्हें लक्ष्य की कोल्ड वॉइस सुनाई दी। क्या तुम सब मारना चाहते हो? लक्ष्य की कोल्ड वॉइस सुन उनकी तो मानो पीठी अकड़ गई हो। ठंड से वे सभी हड़बड़ा जाते हैं, जल्दी से अंदर की ओर चले जाते हैं और अदिति से कहते हैं मिस सिंघानिया प्लीज आप इन्हें लेटा दीजिए। अदिति डॉक्टरों की मानते हुए जल्दी से आदि को बेड पर अच्छे से लिटा देती है और वही खड़ी रहती है। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। ये लक्ष्य था। लक्ष्य को देखते ही अदिति उससे लिप जाती है। सभी सॉफ्ट थे लेकिन आपने काम से ध्यान नहीं हटा सकते थे, इसलिए उन्होंने आदि को अच्छे से चेक करना शुरू कर दिया। मोना जो अदिति को लक्ष्य के गले लगे देख जल भून रही थी, अपने मन में कहती है कितनी चिपकू बन रही है कुत्तिया कहीं की। पहले तो कितना दूर रहा करती थी लेकिन अब देखो जैसे इसकी आदत क्या गई। ये लक्ष्य ऐसे चिपक रही है जैसे कोई चपकली हो। देखना लक्ष्य कैसे तुझे खुद से दूर करता है। उसके कहने के ठीक उलट लक्ष्य अदिति के बाल को प्यार से सहला रहा था। लक्ष्य अदिति से कहता है आदिति प्लीज तुम रो मत, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जिस पर अदिति रोते हुए ही कहती है क्या आप सच कह रहे हैं? लक्ष्य अदिति से कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज तुम रोना बंद करो वरना आदि उठकर तुम्हें रोते हुए देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। यह नजारा देख सभी की आंखें ही निकल गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को जल्दी ही नॉर्मल कर लिया। मोना को तो अदिति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मोना मन में कहती है अदिति तुझे तो मैं जान से मार दूंगी, पता नहीं कैसे। पर अदिति मोना की बातें सुन नहीं पाई, शायद इसलिए क्योंकि वो आदि की चिता में इतनी डूबी हुई थी कि उसे किसी के मन में क्या चल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आदिति लक्ष्य से कहती है ठीक है मैं नहीं रोऊंगी और अपने आंसू पोंछने लगती है। लक्ष्य उसे देख कहता है गुड, और तभी डॉक्टर्स आदि का चेकअप खत्म कर लक्ष्य के पास जाते हैं और कहते हैं सर छोटे मास्टर को पैनिक अटैक आया था इसलिए वो बेहोश हो गए। आदिति डॉक्टरों के पास जाती है और कहती है क्या पैनिक अटैक? जिस पर डॉक्टर कहते हैं जी हाँ वो किसी चीज को खो देने के डर से बेहोश हो गए थे, बात ज्यादा बड़ी नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, बस उनका अच्छे से ख्याल रखिए। जी डॉक्टर थैंक यू, और इतना कहकर जल्दी से आदि के बगल में बैठ जाती है। डॉक्टर अदिति इस नेचर को देख हैरान थे। वे सोच रहे थे कि अचानक से इनका बर्ताव कैसे बदल गया। कुछ साल पहले क्या यही जिम्मेदार नहीं थी अपने बेटे के बीमारी के पीछे? आदिति उनके मन की बात जानकर कहती है क्या कभी आदिति की वजह से आदि हॉस्पिटलाइज हुआ है? ऐसा भी क्या किया था आदिति ने? लक्ष्य डॉक्टरों के साथ बाहर चला जाता है। डॉक्टर लक्ष्य से पूछना चाहते थे कि अचानक से मिस सिंघानिया में बदलाव कैसे हो गया, पर सभी डर रहे थे। उनमें से एक डॉक्टर ने डरते हुए पूछता है सर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? जिस पर सभी डॉक्टर उस डॉक्टर को घूरने लगते हैं। सबकी नजर खुद पर महसूस कर वो थोड़ा डर जाता है, फिर भी हिम्मत करके पूछ ही लेता है सर अचानक मैम कैसे बदल गई? जिस पर लक्ष्य उसे घूरकर देखता है और कहता है क्यों, तुम्हें क्यों जानना है?
जिससे पर डॉक्टर हड़बाते हुए कहता है नो सर ऐसा कुछ नहीं है वो आप अगर बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं सर अब हम चलते हैं अमन तुम कभी बड़े नहीं हो सकते हैं न लक्ष्य उसके सर को सहलाते हुए कहता है। ये है अमन लक्ष्य का काजिन जो कि लक्ष्य से बहुत डरता है और उसकी इज्जत भी करता है पर किसी को पता नहीं कि ये सिंधनिया परिवार से ताल्लुक रखता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उसे उसके परिवार के लोगों की वजह से जाने इसलिए वो अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता था ताकि लोग उसे उसके नाम से जाने। अमन लक्ष्य से कहता है सर वो लक्ष्य अमन के कहने से पहले ही बोलता है उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने अपनी यादें को खो दी है इसलिए उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता। सभी डॉक्टरों को यह समझ आ गया था कि अदिति के अच्छे नेचर की वजह उसकी मेमोरी का लॉस्ट होना है। सभी डॉक्टर लक्ष्य को ग्रीट कर वहां से चले जाते हैं कि तभी लक्ष्य अमन को पुकारता है डॉक्टर अमन कम इन साइड प्लीज सभी अपने मन में सोचते हैं आज अमन तो गया अमन भी थोड़ा डर रहा था कि लक्ष्य उसे क्यों बुला रहा है। अमन लक्ष्य के पास पहुंचकर कहता है यस सर जिस पर लक्ष्य उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है आदि के बीमार होने की बात घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए समझ गए तुम। जिस पर अमन कहता है ओके पर क्या मैं शाम को चैंप से मिलने आ सकता हूं जिस पर लक्ष्य कहता है ओके। सभी डॉक्टर लक्ष्य और अमन की बातों को जानना चाहते थे कि द मोस्ट हैंडसम बिजनेसमैन आखिर अमन से क्यों बात कर रहा है क्या अमन लक्ष्य को जनता है सभी के मन में यही सवाल था लेकिन वो उससे अभी नहीं पूछ सकते थे। अमन उनके पास पहुंचकर कहता है चलिए जिस पर सभी अपने सेंस में वापस आते हैं और वहां से चले जाते हैं। घर के अंदर अदिति आदि के पास बैठी थी और उसे प्यार से निहारे जा रही थी और उसके होश में आने का वेट कर रही थी। पाली अजय और मोना अपने प्लान के बारे में सोच रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना है। जब उन्होंने लक्ष्य को बाकी के डॉक्टरों के साथ बिजी देखा तो उन्होंने जल्दी से बिरजू को बुलाया। बिरजू को पाली ने ही काम पर लगाया था अदिति पर नजर रखने के लिए। जब अदिति शादी करके इस घर में आई थी तब पाली ने ही बिरजू को उसके साथ यह कहकर भेजा कि वो उसकी देखभाल के लिए वहां जा रहा है और किसी प्रॉब्लम में तुम्हारा साथ देगा। अगर तुम्हें लक्ष्य ने परेशान किया या तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो बिरजू तुम्हारी रक्षा करेगा। अदिति को कहा पता था जिस इंसान को उन्होंने उसकी रक्षा के नाम पर रखा असलियत में उसे ही मरना चाहता है। बस पाली एक ऑर्डर की जरूरत थी उसके बाद तो वो अपना काम खत्म करके यहाँ से निकल जाता। पाली बिरजू से कहती है तुम अपना काम अच्छे से कर रहे हो ना जिस पर बिरजू कहता है जी मैडम आप चिंता मत कीजिए मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ आप बेफिक्र रहिए। ध्यान रहे तुम्हारी सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ओक मैडम। तभी उनकी नजर लक्ष्य पर जाती है जो कि उनकी ओर ही आ रहा था। वे सभी जल्दी से अलग अलग हो जाते हैं। लक्ष्य उनके पास पहुंचा ही था कि मोना उसके पास चली जाती है और अपनी प्यारी आवाज में चिता जताते हुए लक्ष्य से कहती है लक्ष्य जी आप चिंता मत कीजिए आदि को कुछ नहीं होगा अगर आप चाहे तो मैं आदि के पास रुक जाती हूँ मेरी दीदी की तबीयत खराब है वैसे में वो कहाँ आदि का ध्यान रख पाएगी। मोना की बेशर्मी भरी बातों को सुन सभी सर्वेंट उसे मन में बहुत गालियां दे रहे थे। लक्ष्य थोड़े डराने वाले लहजे में कहता है मिस मोना सहाय आज तक मैं सिर्फ अदिति की वजह से तुम लोगों से अच्छे से पेश आता आ रहा हूँ इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम जैसी घटिया लड़की को अपने घर में जगह भी दूंगा तो फिर अपने दिमाग से इस सोच को तुम निकाल ही दो समझी। लक्ष्य की बातों से मोना थोड़ा डर जाती है लेकिन मोना हार नहीं मानना चाहती थी। आखिर बेशर्म जो ठहरी मोना कहती है देखिए लक्ष्य जी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आदि की देखभाल करने की। व्हाट नॉनसेंस मारिया आंटी कहा है लक्ष्य ने एक सर्वेंट से पूछा जिस पर सर्वेंट ने कहा सर मारिया आंटी की बेटी तबीयत अचानक ही खराब हो गई है इसलिए वो चली गई है। देखा लक्ष्य जी आपने अब क्या मैं ये रुक सकती हूँ। तभी पीछे से आवाज आए कोई जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ रुकने की। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये रुकने की। दीदी। सामने आदिति को देख मोना हैरान ही हो गई। वो अदिति के सामने अच्छे से व्यवहार करना कहती थी ताकि वो उस पर अच्छा इंप्रेशन जमा सके। तुम ये किस हक से यहाँ रुकना चाहती हो आखिर लगती क्या हो तुम मेरी। दीदी मैं आपकी बहन हूँ और एक बहन होने के नाते ही मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। जिस पर अदिति कहती नो थैंक्स तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है मैं अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए अभी जिंदा हूँ और अपने मरते दम तक उसकी देखभाल करूंगी तो फिलहाल आपकी मदद की हमें कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्य को छोड़कर बाकी सभी सर्वेंट हैरान थे और खुश भी थे क्योंकि आज पहली बार अदिति मोना को सबके सामने डांट रही थी वो भी अपने बच्चे के लिए। वे अब जानना चाहते थे आखिर ऐसा क्या ही गया कि अदिति पूरी तरह से बदल गई थी। बात को आगे बढ़ता देख पाली अदिति से कहती है बेटा मोना का कोई गलत इंटेंशन नहीं है वो तो बस तुम्हारी फिक्र में वो सब कह रही थी। ओह अच्छा तो ऐसा है अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन है आप मेरी लगती क्या है। जिस पर पाली कहती है बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ क्या तुम अपनी माँ को भी भूल गई हो। जिस पर अदिति कहती है देखिए मुझे कुछ याद नहीं है मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे पास मेरा बेटा और मेरे पति है उनके अलावा और मैं किसी को नहीं जानती तो प्लीज आप लोग फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और चले जाइए। ये से अजय अदिति से कहता है अदिति तुम बैठो बेटा अभी तुम परेशान हो शायद इसलिए तुम ऐसी बात कर रही हो तुम आओ बैठो यहाँ। अजय जैसे ही अदिति को कंधे से पकड़कर बैठाने को होता है लक्ष्य उनके हाथ को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है अपने हाथ अदिति से दूर रखो। अजय लक्ष्य की बात सुनकर डर जाता है और अदिति के पास भी नहीं जाता और उससे दूर हट जाता है। अदिति उनसे कहती है देखिए आप सब यहाँ फिलहाल के लिए अभी अभी चले जाए लेकिन बेटा अदिति अपने एक हाथ उन्हें दिखाते हुए कहती है बस अब और कुछ नहीं आप लोग यहाँ से निकल जाइए। उन तीनों का तो अदिति का खून कर देने के मन था उसकी बातों को सुनकर और वहाँ बाकी सभी नौकर बहुत ही खुश पाली और उसके परिवार की बेइज्जती होते देखकर। पाली अपने मन में कहती है अदिति एक बस तू मेरे कंट्रोल में आ जा उसके बाद मैं तेरी सारी जायदाद हड़प कर तुझे नर्क के दर्शन कराऊंगी ठीक है बेटा अब हम चलते हैं। पाली अपनी भोली भाली शकल बनाते हुए कहती है और बिरजू को कुछ इशारा करती है बिना किसी की नजरों के सामने आए पर कोई था जो उसे देख रहा था। वे तीनों लक्ष्य मेंशन से निकल जाते हैं। अदिति बाहर आकर लक्ष्य को देखना चाहती थी कि वो कहाँ है। जब वो बाहर आ ही रही थी कि तभी उसे पाली और बिरजू की बातें सुनाई देती है और वो रुक जाती है। उनकी बातें सुनने के बाद तो अदिति गुस्सा बढ़ रहा था लेकिन फिलहाल वो कुछ कर नहीं सकती थी उन्हें इतनी आसानी कैसे सजा दे सकती थी। तभी उसे सामने से लक्ष्य आता दिखाई दिया। अदिति लक्ष्य के पास जैसे ही जाने हो हुई उसे मोना लक्ष्य के करीब जाते दिखाई दी। उसका लक्ष्य के करीब जाना और उससे बात भी करना अदिति के रन बदन में आग लगा रहा था। ऊपर से उसकी घटिया बातों को सुनने के बाद तो वो और चुप नहीं रह सकती थी वरना मोना डायन न जाने कब उसके पति को हड़प ली उससे। उसने गुस्सा दिखाते हुए उनके परिवार को भेज तो दिया था लेकिन अब उसे अपना काम बखूबी करना होगा और बिरजू को भी सजा देनी होगी ताकि वो जो घटिया काम करने यहाँ आया है ना वो कभी पूरी ना हो। उनके जाते ही अदिति को राहत मिलती है और वो लक्ष्य से कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिस पर लक्ष्य कहता है हाँ चलो हम कमरे में बात करते हैं। अदिति हमें अपना सर हिला देती है और आदि के रूम की ओर बढ़ जाते हैं। आदिति लक्ष्य से कहती है आदि को कब तक होश आएगा उसे कुछ समय में होश आ जाएगा तुम चिंता मत करो। जिस पर अदिति नम आंखों से आदि को देखते हुए कहती है बेटा माँ को चिंता हो रही है प्लीज आप जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम चिंता मत करो देखो तुमने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है।
आपने भी तो अभी तक कुछ नहीं खाया, देखो अभी बहस करने को कोई मतलब नहीं है और मुझे भूख भी नहीं है, मुझे भी भूख नहीं है। अदिति के जिंदीपन को देखकर लक्ष्य केवल सर हिला सकता था और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। तुम कुछ कहना चाहती थी? हाँ, वो मम्मा दोनों उस ओर देखते हैं। आदि को होश आ रहा था। लक्ष्य और अदिति राहत की सांस लेते हैं। आखिर आदि को होश जो आ गया था। अदिति आदि को देख उसके माथे पर किस करती है। फाइनली बेटा आपको होश आ गया। पता है मम्मा कितना परेशान ही गई थी। सॉरी मम्मा, मेरी वजह से। शू, इसमें आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं है। मम्मा ने आपका ठीक से ध्यान नहीं रखा ना, इसलिए आप वीक हो गए हो। अब से मम्मा आपका अच्छे ध्यान रखेगी और आदि को स्ट्रॉन्ग बना देगी। हम आदि भी अपना सर हाँ में हिलाता है। लक्ष्य भी आदि के पास जाते हुए कहता है आदि आप ठीक हो ना? येस डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। जिस पर अदिति और लक्ष्य दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। आदिति कहती है आपको क्या खाना बताऊं मम्मा को? जिस पर आदि कहता है मम्मा हाँ बेटा बोलो, मुझे भूख नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं खाना है। लक्ष्य जेंटल टोन में कहता है आदि बेटा आपको स्ट्रांग नहीं बनना मेरी तरह। हाँ बेटा आपको हेल्दी और फिट रहने के लिए कुछ तो खाना ही पड़ेगा। आदि मायूस टोन में कहता है ओके दैट इज माई गुड बेबी और आदि के चिक पर किस कर लेती है। आदि अपने मम्मा और पापा को एक साथ देखकर बहुत खुश था और अब वे भी एक नॉर्मल फैमिली की तरह ही रह सकते थे। उनका प्यार पाने के लिए आदि कब से वेट जो कर रहा था। लक्ष्य ने सबके लिए खाना रूम में ही मंगवा दिया था और आदि और अदिति के लिए हेल्दी खाना मंगवाया गया था क्योंकि दोनों की ही तबीयत अभी तक अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई थी। खाने को देख आदि मुंह बना रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख अदिति और लक्ष्य मुस्कुरा रहे थे। सभी उस ओर देख हैरान थे और सबके चेहरे के रंग उड़ गए थे और खासकर लक्ष्य और आदि के चेहरे के बाकी सब तो भीम भरी नजरों के साथ उन्हें घूर रहे थे। तभी वो औरत अंदर आती है। अदिति उसे देख खड़ी हो जाती है और वो आते ही अदिति को गले लगा लेती है। अदिति को उसे देखते ही गुस्सा आ रहा था। ये है पाली जी है, ये पाली है जो अपने चेहरे पर कई सारे मेकअप पोत कर आई थी जिससे वो दिखने में काफी एलिगेंट और खूबसूरत लग रही थी। पाली के साथ उसके पति और बेटी भी आए थे। मोना ने भी कई सारे मेकअप पोत रखे थे और काफी शॉर्ट ही ड्रेस पहनी हुई थी जो कि उसके थाई तक केवल ला रही थी। उन्हें देखकर बाकी के सभी लोग अपने काम में लग गए क्योंकि उन्हें पता था कि ये औरत कैसी है और जब भी वो यहाँ आती है तब तब घर में हंगामा खड़ा करके ही जाती है। इसलिए सब उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने सर की ही बात मानने की इजाजत थी और उन्हें पैसे भी इसी बात के लिए मिलते थे। तो वो उनकी इज्जत क्यों करे जिससे सर को इतनी प्रॉब्लम होती है। सबका यूं खुद को इग्नोर करना पाली और मोना को गुस्सा दिला रहा था। फिर भी वो कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि वहां लक्ष्य जो बैठा था वो लक्ष्य के सामने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं कर सकती थी वरना न जाने वो क्या कर बैठे किसे पता। और अब तो अदिति की याददाश्त भी जा चुकी थी वरना वो अदिति के जरिए इन सबको अच्छा सबक सिखाती। मोना अपने मन में कहती है क्या बात है बिट, बहुत सुंदर लग रही। मोना के मन की बात जानकर अदिति का खून खौल रहा था। मोना को देख उसे अपनी पिछली जिंदगी की वो बहन याद आ गई जिसने उसे चंद पैसों के लिए उसे उसने अपने माँ बाप के साथ बेच दिया था। फिर भी अदिति उससे कुछ नहीं कहती, वो भी देखना चाहती थी पाली आगे क्या करती है। पाली बहुत ही प्यार से अदिति को देखती है और अपनी कुटिल मुस्कान छुपाते हुए अदिति से कहती है मेरी तुम्हें कहाँ चोट लगी है? पता है माँ को तुम्हारी कितनी फिक्र थी। उसकी बात सुन लक्ष्य के मन के यही चल रहा था। फिक्र और अदिति की ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस तरह से तुमने अदिति का इस्तेमाल किया है न वैसा कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ नहीं करता होगा। पाली के आने से आदि डर के मारे लक्ष्य आलिंगन में छुप गया था। आदि को डरा सहमा देख पाली एक शैतानी मुस्कान आदि को देती है जिससे आदि और डर जाता है और पाली की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। आदि को डरा देख लक्ष्य को उसकी चिंता हो रही थी लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था क्योंकि वो सॉफ्ट था। जब अदिति पाली को गले लगाने के लिए उठते देख उसका मन तो सोचकर ही घबरा रहा था कि कहीं पाली को देख उसे उसकी यादाश्त तो वापस नहीं आ रही है। उधर से मोना भी कहती है हाँ दीदी क्या आप ठीक है? हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी इसलिए हम आपसे मिलने चले आए। अदिति को उन्हें देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उनकी झूठी बातें सुन अदिति और बाकियों का भी दिमाग खराब हो रहा था। आदिति उन्हें न जानने का नाटक करते हुए कहती है आप लोग कौन है? उसकी बात सुन सभी सर्वेंट हैरान थे। वो लोग सोच रहे थे ये मैडम को क्या हुआ, आज कैसी बहकी बहकी बात कर रही है? क्या इन्हें सच में नहीं पता कि ये दोनों चुड़ैल उसकी माँ और बहन है? सर्वेंट्स के मन की बात जानकर अदिति को बड़ी हंसी आ रही थी लेकिन वो हंस नहीं सकती थी वरना लोग उसे पागल समझते। पाली, अजय और मोना को तो पहले से ही पता था कि अदिति की याददाश्त जा चुकी है इसलिए उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि अदिति यही कहने वाली है। तभी अजय सामने आते हुए कहता है बेटा हम है तुम्हारा परिवार, मैं तुम्हारा पिता हूँ, माफ कीजिए पर मैंने आपको पहचाना नहीं। जिस पर अजय झूठी चिंता जताते हुए कहता है ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ जो उसे मैं याद नहीं हूँ। अचानक ही उसके हाथ में चोट को देख कहते हैं अरे बेटा तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसी? अजय की बात को सुन पाली का ध्यान भी उसके हाथ पर जाता है और वो झूठी चिंता जताते हुए कहती है हाँ बेटा की हुआ बताओ हमें। देखिए आप खमाखा। तभी उसे लक्ष्य की आवाज सुनाई देती है आदि आदि बेटा क्या हुआ? जिसे सुनकर अदिति लक्ष्य की ओर मुड़ती है और देखती है तो आदि बेहोश हो चुका था। अदिति लक्ष्य के बाहों में बेहोश पड़े आदि को देखती है उसका दिल धक से रह जाता है। इन नमूनों से बात करने के चक्कर में अदिति अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं दे पाए। आदिति रोते हुए लक्ष्य से कहती है लक्ष्य जी आदि को मुझे दीजिए। अब तक लक्ष्य भी खड़ा हो चुका था। उसने जल्दी से आदि को अदिति को दिया और जल्दी डॉक्टर को कॉल करने लगा। अदिति जल्दी से आदि को उसके रूम में लेके चली गई और उसे बिस्तर पर न लिटाकर उसे अपनी बाहों में जकड़े रखा जैसे ढीला कर देना पर वो कहीं चला जाएगा। मानो लक्ष्य के कॉल करने 15 सेकंड के अंदर ही वहां डॉक्टर की टीम आ गई और वो अंदर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि अदिति का रो रोकर बुरा हाल है और वो आदि को प्यार से माथे पर किस कर जागने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर ऐसे हैरान थे क्योंकि पहली बार उन्होंने भी ये सीन देखा था कि अदिति आदि को अपनी गोदी में लिए प्यार कर रही है। आदिति के रूम में बैठी अदिति कुछ सोच रही थी और याद करने की कोशिश कर रही थी अदिति के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या थी जो को वो अपने पति और बच्ची के साथ इतना रूड बिहेव करती थी। सोच सोच अदिति के सर में दर्द हो रहा था और वह बिस्तर में सोचते सोचते सो गई और कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी किसी ने उसके डोर पर नॉक किया। अदिति अपने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला तो पाया कि वहां आदि खड़ा था और अपनी मम्मा को अपनी प्यारी प्यारी आंखों से देख रहा था। अदिति आदि को सामने देख चौंक जाती है और कहती बेटा आप ऊपर क्यों आ गए? आपकी तबीयत खराब है ना? मम्मा आदि को गोदी में लो ना। आदिति अपनी प्यारी सी स्माइल आदि को पास करते हुए उसे गोदी में उठा लेती है और अंदर ले जाती है। अदिति को अभी भी ऐसा लग रहा था कि अभी दोपहर ही हो रहे हैं। आदि आपको ध्यान से सीढ़ियों पर चढ़ना चाहिए ठीक है बेटा? पर मम्मा आदि कब से बोर हो रहा था। आपको पता है डैड भी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। क्या आपके डैड घर पर नहीं है? अदिति ने सीरियस होते हुए आदि से पूछा। हम डैड घर पर नहीं है और देखो शाम हो गई है। मम्मा आदि की इस बात से अदिति बुरी तरह चौंक गई। क्या क्या कहा आपने? शाम हो गई है? और जैसे ही उसने घड़ी की ओर देखा वो हैरान हो गई। 6 बज चुके थे और वो अभी तक सो रही थी। बेटा मम्मा को माफ कर दो इतने लेट तक सोने के लिए।
नो मम्मा, आपकी तबीयत खराब है और ऐसे में आपको अच्छा से आराम करना चाहिए। आदि की प्यारी बातें सुनने के बाद अदिति उससे कहती है, अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन मम्मा ने बहुत आराम कर लिया और अब वो आपके लिए कुछ डिश बनाएंगी, बताइए आपको क्या पसंद है, मम्मा आपके लिए वही बना देंगी। मम्मा क्या सच में आपको सच में खाना बनाना आता है? आदि शक भरी निगाहों से आदिति को देख रहा था। आदिति हंसते हुए कहती है, हम मुझे लगता है कि मुझे आता है खाना बनाना, कि मैं आपके लिए ट्राई करूं। आदि एक्साइटेड होते हुए बोला, हम मम्मा बिल्कुल। आदि बहुत खुश है आज, क्योंकि आज मम्मा उनके लिए खाना जो बनाने वाली है। लेकिन उससे पहले हमें आपके डैड को खोजना होगा, मुझे ऐसा लगता है वो यही कही है। क्या आप बता सकते हो आपके डैड घर पर कहाँ काम करते हैं? हाँ मुझे पता है, ठीक है फिर चलते हैं मिशन डैडी को खोजो पर। ये लेकिन पहले मुझे फ्रेश होने जाना पड़ेगा, आप भी चलो मेरे साथ। ओके, और दोनों वॉशरूम में जाते हैं। अदिति आदि के फेस को वॉश करने के बाद खुद के फेस को वॉश करती है और दोनों माँ और बेटा फ्रेश होकर लक्ष्य को खोजने निकल जाते हैं। तो फिर चलते हैं डैडी को खोजने। आदि अदिति को अपनी दोनों बाहों को फैलाकर कहता है, चलते हैं मम्मा। और अदिति आदि को अपनी गोदी में ले लेती है और वे लक्ष्य के स्टडी रूम के बाहर खड़े थे। आदि कहता है, मम्मा यह है डैडी का रूम जहां डैडी अपना काम करते हैं। आदिति रूम की ओर झांकते हुए कहती है, ओहो तो यह है डैडी का रूम। हम मम्मा मिशन डैडी खोजो पास हो गया ना? नहीं बेटा, पहले हमें देखना पड़ेगा कि पापा अंदर है या नहीं। दोनों माँ और बेटे स्टडी रूम का डोर ओपन करते हैं। लक्ष्य ने डोर को अंदर से लॉक नहीं किया था। अदिति जैसे डोर ओपन करती है उसे लक्ष्य स्टडी टेबल पर बैठा दिखाई देता है, जो कि अपने काम इतना बिजी था कि उसे पता ही नहीं चला कि किसी ने उसके रूम में एंटर किया है। आदिति लक्ष्य को देख बस देखती ही रह जाती है। लक्ष्य कितना हैंडसम लग रहा था काम करते वक्त। सच ही कहते हैं लोग, एक हैंडसम आदमी चाहे जैसे भी कपड़े पहने या वो शर्ट लेस की क्यों ना हो, वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेता है। लक्ष्य ने नॉर्मली घर वाले कपड़े पहने थे, उसने एक व्हाइट टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था, पर भी वो कयामत लग रहा था। आदिति की ऐसा लग रहा था कि वो अकेले खड़ी है और तेज तेज हवाएं चल रही है और ठंडी ठंडी सी हवा उसके गालों को छू रही है और उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं, उसके चारों ओर तितलियां उड़ रही है और बस लक्ष्य यूं ही काम करते देखना चाहती है। तभी अचानक से उसके मुंह से निकला, हाय मेरा पति कितना हैंडसम है। तभी आदि की प्यारी सी आवाज आई, मम्मा क्या आदि हैंडसम नहीं है? और अपना छोटा सा मुंह फूला लेता है। अदिति आदि की बातों को सुन थोड़ा झेप जाती है और कहती है, नहीं बेटा ऐसा नहीं, आप सबसे से ज्यादा हैंडसम हो। अदिति आदि को प्यार से मनाते हुए कहती है, क्या आप सच कह रही है? हाँ बेटा मम्मा सच कह रही है, लेकिन पहले डैडी को नीचे लेना पड़ेगा ना, आपको भूख नहीं लगी है? जिस पर आदि पाउट करते हुए कहता है, हाँ आदि को भूख लगी है, तो फिर डैडी को नीचे लेके चलते हैं और दोनों धीरे धीरे लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं। लक्ष्य अपने काम में बिजी था, लेकिन फिर अचानक उसे लगा कि कोई उसके करीब आ रहा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां से उसे अदिति आदि को अपनी गोदी पकड़े हुए दिखाई दी। लक्ष्य उन दोनों को देख थोड़ा सरप्राइज था। आदि अपनी माँ के गोद से ही अपनी बाहें फैलाकर कहता है, डैडी। लक्ष्य आदि को गोद में लेते हुए कहता है, क्या बात है बेटा आप यहाँ? तभी आदि कहता है, ओफो डैडी क्या आपको पता है आदि कब से भूख लगी है और आपकी वजह से मैंने खाना नहीं खाया है। लक्ष्य अपने बेटे को हैरान होते हुए देखता है, मेरी वजह से और नहीं तो क्या? आपको पता है कितना टाइम हो गया है? तभी अपने हाथ में पहनी घड़ी की ओर देखता है और कहता है, सॉरी बेटा मुझे माफ कर दो, डैडी को पता नहीं चला, डैडी अपने काम में इतना बिजी थे कि इट्स ओके डैडी, पर आदि को भूख लगी है ना मम्मा? आदिति जो बुत बनकर दोनों को देख रही थी, आदि के आवाज लगाने से होश में आती है और कहती है, हाँ बेटा। मम्मा आपका प्रोमिस आपको याद है ना कि आप मेरे लिए आज डिनर बनाओगे? लक्ष्य आदि की ओर देखते हुए कहता है, लेकिन बेटा आपकी मम्मा को खाना बनाना नहीं आता है। आदिति बीच में कहती है, मुझे आता, मेरा मतलब है कि मैं कोशिश करूंगी। क्या तुम कर पाओगी? लक्ष्य उसे देखते हुए कहता है, क्या? हाँ मैं कोशिश करूंगी। किचन में अभी नौकर अदिति को देख हैरान थे। सेफ और नौकर अदिति के सामने सिर झुकाए खड़े थे, जिसे देख अदिति को थोड़ी सी एम्बारसिंग फील हो रही थी। लक्ष्य अदिति की हालत को समझते हुए सभी से कहता है, तुम सब बाहर चले जाओ। लक्ष्य की बात सुनकर सभी सेफ और नौकर बाहर की ओर जा रहे थे और मन में सोच रहे थे, आज हमारे किचन की हालत खराब होने वाली है। क्या कभी मैडम ने किचन में कभी कुछ बनाया भी है? उन्हें देखकर तो लगता ही नहीं कि मैडम कभी खाना बना भी चुकी है। उनकी बात को सुनकर अदिति को और अजीब लग रहा था। वह अपने मन में कहती है, यार अदिति तुम में और कितनी बुराया है। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई, बड़े लोग खाना कहाँ बनाते हैं? मुझे तो लागत है बड़े लोगों को खाना भी नौकरों द्वारा ही खिलाया जाता है। ऐसा सोचकर अदिति मन ही मन हंस रही थी। अदिति को यूं सोचता देखकर लक्ष्य कहता है, अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम पीछे हट सकती हो। असल में अदिति को यूं सोचते देखकर लक्ष्य को लग रहा था कि अदिति ने बस ऐसे ही कह दिया होगा आदि के सामने, क्योंकि जहां तक उसे पता था अदिति खाना बनाने नहीं जानती थी। आदिति लक्ष्य से कहती है, मैं कर लूंगी, क्या आप एक नौकर को बुला सकते हैं मुझे ये बताने के लिए कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है? अदिति को इतना कॉन्फिडेंस देखकर लक्ष्य कहता है, ओके मैं भेज देता हुआ। लक्ष्य एक सेफ को अदिति की मदद के लिए भेजता है और एक अंदर की ओर जाता है। आदि अपनी मम्मा के पास रहना चाहता था, लेकिन लक्ष्य उसे जाने नहीं दे रहा था। डैडी आप मुझे अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा अंदर खतरा है, मेरा मतलब है कि आपकी मम्मा खाना बना रही है, ऐसे में आप वहां पर रहकर उन्हें डिस्टर्ब कर दोगे? मैं नहीं करूंगा। नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप और मैं यही डाइनिंग टेबल पर ही उनका इंतजार करेंगे। मम्मा जो बना रही है वो एक सरप्राइज है, समझे आप? क्या सरप्राइज है? हाँ सरप्राइज है। क्या आप अपनी मम्मा के सरप्राइज को बिगाड़ना चाहते हो? नहीं ना, तो फिर आराम से यहीं पर बैठे रहो। आदि मन मारकर कहता है, ओके डैडी, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। उसके गाल को हल्का सा पिंच करता है। लक्ष्य के खतरा वाली बात किसी ने नहीं सुनी थी, वरना वो सब ये सोचते कि क्या अदिति के खाना पकाने को लेकर उन्हें जो शक था, क्या उनके सर को भी शक था? अंदर जो सेफ अदिति को बताने गया था कि कौन सा सामान कहाँ है, बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ था कि कहीं अदिति को किसी बात पे गुस्सा आ गया और उसने उसका सर फोड़ दिया तो। तभी उसे अदिति की आवाज सुनाई दी, तुम इतनी देर से वहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? इतना कहकर अदिति ने सेफ के सिर पर वहां पर पड़े एक बड़े से प्लेट से मार दिया और वो सेफ जोर से चिल्लाया, नहीं मैडम मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। तुम्हें क्या हुआ? क्या कोई परेशानी? अदिति ने उसे परेशान होते देखा। तब जाकर उस सेफ ने अपनी आंखें खोली जो उसने डर से बंद कर रखी थी। उसने अपने आप को देखा और सर को छूने लगा। तब उसे पता चला कि वो तो बस सोच रहा था, मतलब अदिति ने उसे नहीं मारा था। आदिति उसकी अजीब हरकत देखकर उससे पूछती है, क्या आप ठीक है? क्या कुछ गलत है? जिस पर वह सेफ कहता है, माही मैडम ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप सच में ठीक है ना? जी मैडम। अदिति की इन बातों ने उसे थोड़ा सहज कर दिया था। अदिति उससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी। अदिति उससे अपनी प्यारी मुस्कान लिए पूछती है, आपका नाम क्या है? जिस पर सेफ कहता है, जी वो मेरा नाम विशाल है। और आपकी एज कितनी है? जिस पर विशाल कहता है, मैडम वो मेरी एज 23 है। क्या मैं आपको आपके नाम से बुला सकती हूँ? मैडम इसमें आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो मुझे किसी भी नाम से बुला सकती है।
ओह ऐसा है क्या जी मैडम। अच्छा विशाल, तो अब मुझे ये बताओ कि सारे सामान कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा सामान कहाँ है। जिस पर विशाल कहता है जी मैडम और उसे सारी चीजों के बारे में बता देता है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स कहाँ रखे हुए हैं। आदिति कहती है अब आप जा सकते हैं, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगी। जीन्स पर विशाल अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लीजिएगा। उसने ये बात किसी गलत इरादे से नहीं कहा था, वो तो बस अदिति के अच्छे बर्ताव के कारण उसकी मदद करना चाहता था। जिस पर अदिति बस हल्का सा मुस्कुरा देती है और विशाल वहां से बाहर चला जाता है। बाहर सभी सेफ उससे पूछना चाहते थे कि अंदर क्या हुआ, लेकिन वे चुप थे और बाहर ही खड़े रहकर अदिति के बाहर आने का वेट कर सकते थे। अंदर अदिति ने अपना काम शुरू कर दिया था। अदिति ने अप्रेन पहन लिया और सोचने लगी कि उसे क्या बनाना चाहिए। 2 मिनट के भी काम समय में अदिति ने सभी चीजों को सोच लिया और शुरू ही गई अपने काम पर। उसने सबसे पहली शुरुआत चावल से की और उसके बाद उसने कई सारी चीजें बनाई। बाहर बैठे सभी लोगों को किचन के अंदर से आ रही खुशबू आ रही थी, जिससे उनकी भूख बढ़ रही थी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था क्या अंदर कोई और चला गया जो इतनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी किचन से। लक्ष्य भी हैरान और बेताब था अदिति के बनाए खाने को देखने के लिए। आदि के मुंह में तो अभी से पानी आ रहा था। केवल आदि ही नहीं, वहां पर खड़े सभी का यही हाल था। तभी किचन से अदिति बाहर आते दिखाई दी जो अपने साथ खाने सामान को लेकर आ रही थी। ये देख के अदिति ने सामान पकड़ा है। सभी नौकर आगे आए और अदिति की हेल्प करने लगे। अदिति भी मुस्कुराते हुए अपनी हेल्प करने दे रही थी। आदिति के खाने को देख सभी हैरान थे। लक्ष्य और अदिति आदि की मेडिसिन सीन देकर अपने रूम में आ जाते हैं। अदिति की लक्ष्य से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, वो तो सिचुएशन ही ऐसी थी। अदिति लक्ष्य से बात कर पा रही थी, वरना शायद ही अपनी हकलाती आवाज से कुछ कह पाती। दोनों रूम में एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड फील कर रहे थे। अदिति हिम्मत करते हुए कहती है लक्ष्य जी क्या आप आज ऑफिस नहीं जा रहे हैं। नहीं आज मैंने ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, तुम शायद मुझसे कुछ पूछना चाहती थी है ना। अदिति थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है आज जो लोग यहाँ आए थे वो लोग कौन थे, क्या आप मुझे बता सकते हैं। जिस पर लक्ष्य कहता है वो लोग तुम्हारे। लक्ष्य बीच में ही रुक जाता है। अदिति उसके आगे बोलने का इंतजार कर रही थी। लक्ष्य मन ही मन सोचता है को क्या उसे उसके परिवार के बारे में बता देना चाहिए। अगर मैं उसे नहीं बताता हूँ तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए उन्हें घर में कदम न रखने देने के लिए। लक्ष्य जी क्या हुआ, आप वो लोग बस तुम्हारे रिश्तेदार हैं और कुछ नहीं, तुम उनसे दूर रहना और उनके करीब रहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, और उन्हें इज्जत भी समझी तुम। हम लेकिन अगर वे इतने मेरे इतने भी ज्यादा क्लोज नहीं है तो फिर उन्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी है। आदिति को भले भी पता था कि उन्हें अंदर आने की परमिशन है, लेकिन कैसे ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे अभी भी पूरी सच्चाई पता नहीं थी कि क्यों और कैसे हुआ। उसे आदि और लक्ष्य से जुड़ी बाकी चीजें भी पता नहीं थी जो कि उसे पता करनी थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था उसकी शक्ति भी थोड़ी कम हो गई है। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये वो जानना चाहती थी। लक्ष्य इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके चुटकी बजाने से ही सब लोग उनके नीचे झुक जाते हैं, फिर ये लोग कैसे इनके घर के अंदर आ सकते हैं। और साथ ही साथ क्या लालच को कभी बिरजू पर शक नहीं हुआ कि वो यहाँ क्यों है और क्या कर रहा है। लक्ष्य अदिति को न बताकर कहता है वो उन्हें मैंने ही आने की परमिशन है। जिस पर अदिति कहती है वह तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ी देर आराम करो ठीक है। इतना कहकर लक्ष्य रूम से बाहर की ओर चला जाता है और अपने स्टडी रूम की ओर बढ़ता है। लक्ष्य अपने स्टडी रूम को खोलता है और अंदर की ओर चला जाता है। लक्ष्य का स्टडी रूम भी उसके रूम जैसा ही था, बड़ा और खूबसूरत था, जिसकी थीम डार्क ब्लू एंड ग्रीन थी जो कि काफी अच्छी लग रही थी। सेंटर में ग्लास टेबल था जिसमें लक्ष्य के डॉक्यूमेंट रखे हुए थे। लक्ष्य अपने स्टडी रूम में बने एक ब्लैक कलर के दरवाजे की ओर अपने कदम बढ़ाता है। डोर ओपन करते ही वहां उसे चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है और जैसे ही वो रूम में एंटर करता है ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन हो जाती है और सामने का नजारा स्पष्ट दिखने लगता है। सामने कई सारी फोटोज थी। लक्ष्य चलते चलते एक तस्वीर के सामने रुक जाता है और कहता है मुझे मैंने आपके कहे अनुसार आपकी बेटी का ख्याल रखा, माना कि मेरा तरीका गलत था पर मेरे पास उसे अपने पास रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था अगर मैं वो सब नहीं करता तो। लेकिन अब वो समझदार हो गई है, उसने आदि को अपना लिया है और उसका बिहेव भी चेंज हो रहा है। उम्मीद है कि आगे भी सब ठीक होगा। इतना कहकर लक्ष्य कुछ देर उस तस्वीर को देखता है और रूम से बाहर चला जाता है और स्टडी टेबल पर बैठकर अपना काम करने लगता है। लक्ष्य अपने काम में बिजी था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट होता है। लक्ष्य जैसे फोन को देखता है जिसमें रोहन नाम फ्लैश हो रहा था। लक्ष्य कॉल पिक करता है, जैसे ही हेलो कहता है रोहन की आवाज आती है। लक्ष्य मिस्टर देसाई वाला काम आइस ने कर दिया है, जिस पर लक्ष्य कोल्ड टोन में कहता है हम। रोहन मन में कहता है कभी तो ये इंसान किसी से नॉर्मली बात कर केवल अपना सड़ा मुंह बस बनाए रहता है। मुझे किसी से भी अच्छे से बात करने का कोई शौक नहीं है, अगर तुम्हें है तो तुम करो भाई, वो अगर कुछ और नहीं है तो मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे कुछ कहना है। रोहन तपाक से बोलता है जैसे कि अगर उसने बोलना बंद कर दिया तो लक्ष्य कॉल कट कर देगा। तुम्हारे पास सिर्फ 10 है, जल्दी बोलो मिस्टर देसाई अपनी आगे की चाल चलने वाले हैं, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। हम दोबारा से उसे रामू काका को परेशान करने नहीं दे सकते। और एक बात, मैंने आंटी मारिया को अभी तक कुछ नहीं बताया है और कल से रामू काका भी आ जाएंगे काम पर। हम ठीक है, क्या और कुछ बचा है। वो लक्ष्य की कड़क आवाज आती है। ठीक है, अरे नहीं, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुमने आइस को इस काम के लिए क्यों भेजा। मेरे पास अभी तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है, मिलके बात करते हैं। हाँ लेकिन टूट टूट कॉल कर चुकी थी। उफ यार, ये मन की बात भी सुन सकता है क्या। रोहन तुझे अब सोच समझ के लक्ष्य के सामने बात करनी होगी, वरना लक्ष्य तेरा भाजी पाला बना देगा। लेकिन एक मिनट, रोहन अपने अपने माथे पर एक उंगली को रखता है और सोचता है लक्ष्य की बातों में मुझे बेफिक्री नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि उसने पहले से ही कुछ सोच कर रखा है इस बारे में। यार मैं कभी लक्ष्य को समझ ही नहीं पाऊंगा। ये इंसान कब क्या करता है और कब सोचता किसी को पता ही नहीं चलता, इसलिए तो लक्ष्य सबसे आगे है। रोहन जब ऑफिस में अकेला होता है तो वो बच्चों की तरह ही बिहेव करता है। उसे अगर किसी ने देख लिया ना ऐसा करते तो किसी को भरोसा ही नहीं होगा कि ये रोहन है जो किसी से ज्यादा बात नहीं करता अपने बॉस के अलावा। स्टडी टेबल पर बैठा लक्ष्य सरकास्टिक स्माइल लिए कहता है लगता है हमें मिलना पड़ेगा मिस्टर देसाई। ओह माय गॉड, ये सब क्या है। सामने का नजारा सच में बहुत सुंदर था। सभी खाने को देख यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये सब अदिति ने बनाया है। सभी अपने में सोच रहे थे कितना टेस्टी लग रहा है खाना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैडम को खाना बनाना भी आता है। अनबिलीवेबल, सच में खाना टेस्टी लग रहा है और इसकी सुगंध, वह मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। सभी के मन की बात जानकर अदिति खुश हो रही थी और वह देखना चाहती थी कि लक्ष्य का क्या रिएक्शन है। खाने को देखकर लक्ष्य खुश तो था, लेकिन वह अपनी खुशी को अपने चेहरे पर आने नहीं दे रहा था। लक्ष्य के एक्सप्रेशन को देख अदिति को थोड़ा डर लग रहा था और वह अपने मन में सोच रही थी हे भगवान, क्या खाना टेस्टी नहीं दिख रहा है। खाने को देख रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अदिति मन ही मन परेशान हो रही थी और हमारे आदि उनके मुंह में तो पानी का जैसे सैलाब ही आ गया था। खाने को देखकर उसका बस चले तो तुरंत खाने में घुस के सभी को खा जाए और किसी को भी न बांटे। आखिर वो किसी को क्यों बांटे अपने खाने को। भाई ये खाना उसकी मम्मा ने जो बनाया है
आदि अपने डैडी की ओर देखता है और कहता है डैडी क्या अब हम खाना शुरू कर सकते हैं। अपने सामने इतने सारे टेस्टी खाने को देखकर आदि से रुका नहीं जा रहा था। अदिति अभी कई सारे डिशेस को टेबल पर रख रही थी। आदिति ने मछली बनाया हुआ था जिसे उसने काजू के पेस्ट को पकाकर मछली के मांस को डाला था जो कि दिखने में काफी अच्छा और टेस्टी लग रहा था। इसी के साथ अदिति ने पूरी भाजी, आलू के पराठे, गोभी मशरूम भरवा, भिंडी शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, मटर मशरूम, चना भटूरा, पूरी भाजी और कोसा मंगोसी भी बनाया था। और मीठे में उसने रसमलाई खीर और हलवा बनाया हुआ था। अदिति लक्ष्य को खाना सर्व करती है। लक्ष्य को खाना परोसते वक्त उसे डर लग रहा था, उसके हाथ जैसे कांप रहे थे। जिसे देख लक्ष्य कहता है तुम बैठो, नौकर कर लेंगे। जिसे सुन अदिति कहती है आज पहली बार मैंने आपके लिए कुछ बनाया है जिसे मैं आपके लिए और आदि के लिए इसे अपने हाथों से परोसना चाहती हूँ। अदिति की बातें सुन लक्ष्य को बहुत अच्छा लगता है और उसे वो करने देता है जो वो करना चाहती थी। लेकिन मम्मा आप तो बस डैडी को खाना सर्व कर रहे हो, देखो आदि के टमी को भी बुरा लग रहा है कि आप उसे खाना जल्दी नहीं दे रही। आदि की बातें सुन सभी मुस्कुरा देते हैं, खास करके सभी नौकर। उन्हें अदिति का ये बदला व्यवहार बहुत ही अच्छा लग रहा था। उन्हें ये तो नहीं पता था कि अदिति के साथ ऐसा क्या हो गया जो वो इतनी बदल गई, पर उन्हें इस बात की खुशी थी। अब आदि मुस्कुराने लगा है, बात करने लगा है। वरना आदि तो जैसे गुमसुम सा ही रहता था, न किसी से ज्यादा बात करता था और न किसी से कुछ कहता था। पर आज जिस आदि को वे देख रहे थे वो बहुत ज्यादा ही खुश लग रहा था और अपनी प्यारी बातों से सबको हंसा भी रहा था। शायद अब सभी नौकरी के मन में अदिति के प्रति भावना बदल रही थी। हाँ बेटा, मम्मा और ज्यादा वेट नहीं कराएंगी आपकी टमी को, और उसके टमी को हल्का सा पिंच करती है और मुस्कुरा देती है। आदि और लक्ष्य को खाना सर्व के बाद अदिति आदि के बगल में खड़े हो जाती है। उसे लक्ष्य के बगल में जाने से डर जो लग रहा था, तो बेचारी करती भी क्या। अदिति कहती है बेटा खाना शुरू करो और बताओ कि कैसा बना है। हाँ मम्मा मैं अभी बताता हूँ। आदि जैसे ही खाने को खाता है उसे ऐसा लगता है कि वो जन्नत में चला गया हो। सच में खाना बहुत ही टेस्टी था। आदि का ऐसा रिएक्शन देखकर लक्ष्य भी एक बाइट खाकर देखता है। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। वो बार बार अदिति को देख रहा था। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये खाना उसी ने बनाया है। अनायास ही उसके मुंह से निकला डिलीशियस। लक्ष्य के मुंह से अपने खाने की तारीफ सुन अदिति मानो हवा में उड़ रही थी। वैसे तो लक्ष्य के पास कई सारे ट्रेन शेफ्स थे जो कि रोज लक्ष्य के लिए अच्छे और हेल्दी खाना बनाते थे। वे काफी ज्यादा माहिर थे अपने काम में। ऐसे शेफ्स को कई अमीर आदमी अपना सेफ बनाने के लिए तरस जाते थे, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि जो चीज लक्ष्य के पास थी उसे वे हाथ तक नहीं लगा सकते थे। लक्ष्य के पास जितने भी सर्वेंट्स थे वे सभी लक्ष्य का भला चाहते थे और उसके लिए वफादार भी थे, क्योंकि लक्ष्य ने उनकी हर तरह से सहायता जो कि शायद की कोई करता। वे सभी लक्ष्य के शुक्रगुजार थे और हमेशा रहेंगे भी। लेकिन आज अदिति ने जो खाना बनाया है वो उनके शेफ से भी अच्छा लग रहा था। उसके खाने में अलग सी खुशबू आ रही थी। उसने सभी चीजों में मसाले की मात्रा कम की थी और उन्हें कम तेल में पकाया था। अदिति के बनाए खाने को खाकर ऐसा लग रहा था मानो वो कई साल पीछे चला गया हो। लक्ष्य की दादी भी उसके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। आज अदिति के बनाए खाने को खाकर उसे अपनी दादी की याद गई थी। सच में खाना बहुत टेस्टी था। लक्ष्य आदिति से कहता है तुम भी बैठ जाओ। वो मैं आ गया। एक हैंडसम सा हट्टा कट्टा लड़का जो अपने बालों को संवारते हुए आ रहा था, काफी कूल और हैंडसम लग रहा था। ये रोहन था जो लक्ष्य से आइस के बारे में पूछने आया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो डिनर के टाइम पहुंचेगा। आदि धीरे से अपने पापा के कान में कहता है डैड खाना जल्दी खाओ वरना चाचू सभी खाने को अकेले खा जाएंगे और हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। आदि की बात सुनकर अदिति हंस रही थी और लक्ष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। आखिर उसका बेटा कब से ऐसी बातें करने लगा गया था। वो अपनी मम्मा से इतना प्यार करता थी कि वो उसके खाने को दूसरों को खाने भी नहीं देना चाहता था। रोहन को देख अदिति कहती है आप भी आइए और हमारे साथ डिनर कीजिए। रोहन के मुंह में भी खाने को देख पानी आ रहा था। उसने बिना मना किए ही कहा ठीक है भाभी, आप कह रही हैं तो मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। कोई जरूरत नहीं है, लक्ष्य रोहन को घूरते हुए कहता है। भाई ये आप क्या कह रहे हैं, खाने को कभी ना नहीं कहते। रोहन अपने हाथों को जल्दी से साफ कर खाने बैठ जाता है। वो जल्दी से इस टेस्टी खाने को खाना चाहता था। अगर वो रुक गया तो क्या पता लक्ष्य उसे किसी बहाने से घर से ही निकल जाने को बोल से, इसलिए रोहन खाने को जल्दी से खाना चाहता था। जैसे ही रोहन ने खाने को खाया उसके मुंह से निकला हे भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा खाना नहीं खाया। रोहन को सच में स्वर्ग का एहसास हो रहा था। उसने लक्ष्य से पूछा भाई ये खाना किसने बनाया है, क्या आपने कोई नया सेफ रख लिया है? अगर है तो मैं उसके पैरों पर गिरकर उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ इतने स्वादिष्ट खाने के लिए। लक्ष्य की इतनी ओवर एक्टिंग को देखकर लक्ष्य कहता है अगर तुम्हें खाना है तो खाओ वरना दरवाजा खुला हुआ है। जिस पर रोहन थोड़ा सकपका जाता है और कहता है नहीं भाई मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे खाना आज किसने बनाया है, ये आज कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहा है। इतनी कहकर रोहन पानी के ग्लास को पकड़ पीने लगता है। तभी आदि की आवाज सुनाई देती है आज मम्मा ने खाना बनाया है। अहम अहम अहम। रोहन के मुंह से सारा पानी निकल चुका था और वह बुरी तरह से खांस रहा था। क्या क्या कहा तुमने, मम्मा ने खाना बनाया है? रोहन को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। बेटा क्या आप चाचू से मजाक कर रहे हो? जिस पर आदि अपने पापा की ओर देखते हुए कहता है डैड आज से आप चाचू को हमारी घर में खाने के लिए नहीं बुलाएंगे। जिस पर रोहन कहता है क्यों? क्योंकि आप आदि की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हो। अच्छा ठीक है मैं मान गया कि ये खाना आपकी मम्मा ने ही बनाया है। और लक्ष्य की ओर देखता है तो पाता है कि लक्ष्य ने अपना पूरा ध्यान अपने खाने पे ही लगाया हुआ है। लक्ष्य बड़े चाव से खाने को खा रहा था और आदि की ओर देखता है जो उसे घूर रहा था। आज पहली बार रोहन आदि को इस तरह देख रहा था जो कि उसे गुस्से में देख रहा था। रोहन आज बहुत ज्यादा सरप्राइज था। रोहन मन में सोच रहा था क्या अदिति को खाना बनाना आता भी है? जहां तक मुझे याद है अदिति को खाने के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। फिर अचानक उसके अंदर कौन सी ऐसी ताकत आ गई जो उसने स्वर्ग के खाने को धरती में लाके रख दिया है और आदि अपनी मम्मा के आने से इतना बदल गया है। अदिति सुन सकती रोहन के मन की बात। अब अदिति को ऐसा लग रहा था कि वो मुसीबत में पड़ने वाली है। अगर लक्ष्य ने उसके बारे में जानकारी निकली और उसे उसके बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगी? क्या लक्ष्य उसे घर से निकाल देगा? अदिति को ये सोच थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। उसने अपने में आ रहे सवालों को झटका और आदि से कहा बेटा आपको अपने बड़ों से अच्छे बात करनी चाहिए। ठीक है वे आपके चाचू हैं और वे कभी भी हमारे घर आ सकते हैं। हम सॉरी मम्मा मैं ध्यान रखूंगा। जिस पर अदिति उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहती है मेरा बच्चा बहुत समझदार है। रोहन भी देख सकता था अदिति सच में आदि को बहुत प्यार से ट्रीट कर रही थी। सच में अब वो इस परिवार को ही देखना चाहता था हमेशा खुश और मुस्कुराते हुए। रोहन अपने मन में कहता है आप सबको किसी की नजर न लगे, आप हमेशा खुश रहो भाई। अदिति रोहन से कहती है आप और कुछ लेंगे क्या? आप कुछ खा नहीं रहे हैं? नहीं भाभी मैं ले लूंगा। लक्ष्य अदिति की ओर देखकर कहता है तुम भी खा लो, तुमने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। जी मैं खा रही हूँ। रोहन के साथ अदिति को बहुत अच्छे व्यवहार करता देख लक्ष्य को थोड़ी जेलसी फील हो रही थी।
लक्ष्य रोहन को अपनी डरावनी नजरों से घूर रहा था। रोहन को अपने ऊपर किसी की ठंडी निगाहें महसूस हो रही थी, जिस कारण उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो पाया लक्ष्य उसे ही घूर रहा है। अब इसे क्या हुआ, ये क्यों मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे हैं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। रोहन लक्ष्य की ओर देख स्माइल करता है, जिसे देख लक्ष्य उसे इग्नोर करता है और अपना डिनर करने लगता है। रोहन भी अपना डिनर करने लग जाता है। आज लक्ष्य, आदि और रोहन ने बहुत ज्यादा खा लिया था, क्योंकि खाना था ही इतना टेस्टी कि कोई भी अपनी उंगली चाटते रह जाए। अदिति उन्हें देख मुस्कुरा रही थी। तभी अदिति को ध्यान आता है कि बाकी सभी नौकर और सेफ कब से वही खड़े हैं, जिन्हें देख अदिति को थोड़ा बुरा लगता है, बेचारे कब से वहां खड़े थे। अदिति वहां खड़े सभी लोगों से कहती है, आप सब भी डिनर के लिए जा सकते हैं, मैंने आप सब के लिए भी आज का डिनर के लिए भी कुछ बनाया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपनी मैडम की बात सुन वे सभी खुश थे, लेकिन वे ऐसे कैसे जा सकते थे, अगर अचानक उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो यही सोचकर वे अपने जगह पर खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। तभी लक्ष्य ने उनसे कहा, आप सभी जा सकते हैं। अपने बॉस का कहना मानकर वे सभी वहां से चले गए। ऐसा नहीं था कि वे अदिति को इज्जत नहीं दे रहे थे, उन्हें इस बात को चिंता थी कि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई और वहां कोई ना हो तो उनकी मैडम अकेले कैसे करेगी, यही सोच वे नहीं जाना चाहते थे। पर लक्ष्य के ऑर्डर पर वे सभी अपना सर झुकाए वहां से चले गए। अदिति ने भी अपना डिनर फिनिश कर लिया था और वे सभी अब हॉल में बैठे हुए थे। आदि अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा आदि को नींद आ रही, आज आदि आपके साथ सोएगा, ठीक है। आदि की बातें सुन अदिति कहती है, ठीक है बेटा, आज मम्मा आपके साथ सोएगी हम। लक्ष्य आदि को देख रहा था, आज उसका बेटा उसे उसकी पत्नी के साथ सोने नहीं देना चाहता है। और अदिति के हाँ सुनते ही लक्ष्य का चेहरा थोड़ा मुरझा जाता है। अब लक्ष्य को अपने बेटे से थोड़ी सी जलन हो रही थी। रोहन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से लक्ष्य का चेहरा क्यों बदल गया, क्या ये आदि की वजह से था। ऐसा सोच वो मन ही मन हंस रहा था लक्ष्य के ऊपर। आदिति भी आज आदि को अपनी बाहों में भरकर सुलाना चाहती थी, उसे प्यार करना चाहती थी। और उसने इसलिए भी हाँ कहा क्योंकि अगर लक्ष्य और वो दोनों अगर साथ में होते हैं तो सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड सी जो जाती है। और जब से लक्ष्य ने उसे किस किया था तब से अदिति को लक्ष्य के साथ एक ही रूम और अधिक शर्मा रही थी। अदिति सभी को गुड नाइट बोल के आदि को लेकर रूम की ओर बढ़ जाती है, जिसे लक्ष्य बस देख सकता था। रोहन लक्ष्य से कहता है, भाई मुझे स्टडी रूम में चलो, और बिना रोहन की ओर देखे स्टडी रूम की ओर बढ़ जाता है। लक्ष्य और रोहन अब स्टडी रूम में थे। माहौल अब बहुत ही ज्यादा सीरियस था। दोनों एक दूसरे को देखते, एक के चेहरे पर परेशानी दिखाई दे रही थी तो दूसरे के चेहरे में कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। रोहन लक्ष्य से पूछता है, भाई क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ये करना चाहिए, इसमें रिस्क भी ही सकता है। और आपको तो पता है ना आपके पीछे कितने सारे लोग पड़े हुए हैं, अगर उन्हें आपकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो फिर आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होगा, आप समझ रहे हैं ना। लक्ष्य रोहन की बातों को सुनकर कहता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ अपने करियर पर फोकस किया, कभी दूसरी चीजों पर मेरा ध्यान नहीं गया सिवाय अदिति को छोड़कर। लेकिन तब बात अलग थी, अब देखो अदिति भी बदल चुकी है और मेरे बच्चे से प्यार भी करने लगी है, कितना खुश रहने लगा है वो। अब ऐसे में मेरा भी फर्ज बनता है उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, उन्हें प्रायोरिटी देने। दरअसल लक्ष्य के बारे में उनके दुश्मनों को कुछ क्लू मिल गया था। लक्ष्य बिजनेस के अलावा अंडरकवर डॉन भी था। लक्ष्य द बिजनेसमैन जिसके बारे में सबको पता था, लेकिन उसकी हिडन आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं पता थी, जिसको लेकर रोहन चिंता में था। और लक्ष्य का अदिति को एक मौका देने जा रहा था, यही सोच उसका दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि ये बात तो रोहन को भी पता थी कि अदिति कभी खाना बनाना जानती ही नहीं थी, फिर आज कैसे। उसे तो यही लग रहा था कि अदिति भी कोई चालाकी कर रही है लक्ष्य के साथ, या वो अदिति हो ही न, रोहन यही सोच रहा था। भाई क्या आप इसके बारे श्योर है? हाँ, अब मैं इसके लिए तैयार हूँ, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। रोहन थक हार कर लक्ष्य की बात मान लेता है और उससे पूछता है, तो आपने मुझे बताया नहीं कि आपने आइस को ही मिस्टर देसाई का काम क्यों सौंपा, क्या कोई खास कारण था इसके पीछे? लक्ष्य कोल्ड टोन में कहता है, हाँ तुम सही ही, इसके पीछे एक वजह है। राजेश देसाई उस बच्चे को अपनी बेटी के लिए रामू काका से उस बच्चे को हड़प चुका था और उसे अपनी बेटी के लिए दे चुका था। और रोहन को उस दिन के बारे में बताने लगता है। पाखी को इस बात की खबर नहीं थी कि उसका बच्चा मर चुका है और वो राम के बच्चे को ही अपना बच्चा मान चुकी थी। उस दिन रामू काका रात में भागे भागे मेरे लक्ष्य के पास गए थे और उन्होंने लक्ष्य को अपनी सारी परेशानियां बताई। उनकी बात सुनकर लक्ष्य को बहुत बुरा लगा रामू काका के लिए। रामू काका रोते हुए कहते हैं, सर मेरी मदद कर दीजिए, मेरा बेटा बेहोश होगा गया है, उसे अभी तक होश नहीं आया और मेरी बहू कोमा में चली गई है, अगर उन दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। लक्ष्य कैसी अपने सामने रामू काका को रोते हुए देख सकता था, एक वो भी तो थे जिन्होंने लक्ष्य को संभाला था, उन्हें बड़े होते हुए देखा था और हर तरह से लक्ष्य की मदद भी की थी। लक्ष्य का खून खौल रहा था उनकी बातें सुनकर। लक्ष्य ने रामू काका से कहा, काका आप मुझे सर नहीं बुला सकते क्या, आप मुझे लक्ष्य ही बुलाए, आप रोइए मत, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लक्ष्य ने रामू काका को ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल भिजवा दिया था और उसने जल्दी से आइस को कॉल करके उसे सब समझा दिया, क्योंकि ये काम आइस के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। लक्ष्य ने रोहन को इस बारे में नेक्स्ट डे को बताया था, क्योंकि वो मिस्टर देसाई को किसी और कामों में गुमराह करना चाहता था ताकि उसका ध्यान भटका रहे। लक्ष्य चाहता तो चुटकियों में रामू काका की मदद कर सकता था, लेकिन वो बच्चे को चिन्ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने आइस को इसका के लिए भेजा। मिस्टर देसाई को पता नहीं था कि उसने किससे पंगा लिया है, अगर उसे पता होता तो वो लक्ष्य के पैरों में अभी तक गिरकर माफी मांग रहा होता। फिलहाल तो उसे अभी तक इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि लक्ष्य ने सबसे उसके बारे में कहने से मना जो किया था। लक्ष्य मिस्टर देसाई को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। रोहन को भी पता नहीं था लक्ष्य का क्या प्लान है, वो तो बस वही कर रहा था जो लक्ष्य ने उससे करने को कहा था। आइस तुरंत ही मिस्टर देसाई के घर एज अ मेड बनकर गई थी। उसने एक पुरानी साड़ी पहनी थी जो कि काफी ओल्ड थी, लेकिन उसका गोरा बदन उस साड़ी में चुप नहीं रहा था बल्कि उभर कर बाहर आ रहा था। आइस बिल्कुल एक काम वाली बाई लग रही थी, हॉट एंड सेक्सी काम वाली। भाई उसके ऑफिस के एम्प्लॉय अगर उसे ऐसे देख लेते तो उनकी तो आंखें ही बाहर आ जाती। हमारे रोहन को छोड़कर आइस ने जैसे तैसे तिगड़म लगाया और देसाई के घर में अपने लिए वहां काम खोजवा ही लिया। आइस ने अपनी लैंग्वेज अपने हुलिये के समान ही बदल लिया था। आइस बाबू साहब, हम हैं रज्जू, हमारे पास काम नहीं है, अगर आप हमें काम पर रख ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। देसाई तो कब से अपने गंदी निगाहों से आइस को घूर रहा था और ऊपर से नीचे देख रहा था और उसकी नजर तो केवल आइस के ब्रेस्ट पर ही आकर रुकी हुई थी। आइस आगे आकर, बाबू साहब क्या हमारे लिए यहाँ कोनो काम है? देसाई, हाँ बिल्कुल है तुम्हारे लिए काम, और अपनी ललचाई निगाहों से आइस की ओर देखते हुए कहता है, तुम अपना काम अच्छे से करो, मैंने तुम्हें नौकरी पे रख लिया है, ठीक है? अगर तुम अच्छे से काम करेगी तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, बहुत सारा।
और आगे बढ़कर आइस के कंधे को पकड़कर कहता है, तुम समझ गई ना। आइस मन में कहती है, साले बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे हाथ लगा रहा है, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू मुझे अपनी गंदी आंखों से घूर रहा है। एक बार मेरा काम हो जाने दे, उसके बाद मैं तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगी। आइस प्यार से कहती है, हाँ बाबू साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। जिस पर देसाई खुश हो जाता है, क्योंकि आइस उससे बहुत ही प्यार से जो बात कर रही थी, जिसका मतलब देसाई कुछ और ही निकाल रहा था। देसाई कहता है, ठीक है, तुम अच्छे से काम करो और मैं शाम को तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा। इतना कहकर देसाई आइस के गाल को गंदे तरीके से छूता है और वहां से चला जाता है। माँ कसम मिस्टर देसाई, मेरा काम होने दे, तेरे सारे दांत और हाथ न तोड़ दिए ना मैंने तो मेरा नाम भी आइस नहीं। तू शाम को आ, तेरा सारा हिसाब बराबर करती हूँ मैं। आइस घर को अच्छे से देख रही थी और यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि बच्चा इस वक्त कहाँ होगा। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आइस उस ओर बढ़ गई। जब वह रूम में पहुंची तो सामने का नजारा देख दंग रह गई। आपको क्या लगता, गई मिस्टर देसाई को सबक सिखाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए?